सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, तो आज हम लोग कुछ और बातें करते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। फिर जो लोग आएंगे वो लोग जुड़ते चले जाएंगे। सो देखो, इसमें फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल्स हैं उसको हमको याद करना है। सो आर्टिकल नंबर 21 यहाँ तक हमने बात कर लिया है, दैट इज कॉल्ड राइट टू लाइफ तक। ठीक है, राइट टू लाइफ। तो आज के सेशन को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग कवर करेंगे। सो फंडामेंटल राइट्स आज कंप्लीट होगा। सो राइट टू गुड लाइफ। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, सो टुडे यस। वी विल कवर दिस टॉपिक टुडे, फंडामेंटल राइट्स। और इसमें राइट टू लाइफ हम लोग कवर कर चुके हैं ना। इसका एक सबसेक्शन है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 21A, that is all about right to education or right to elementary educations, right to elementary educations। आर्टिकल 21A में किसके बारे में बात होगी? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशंस के बारे में बातें होंगी। ठीक है, तो ये है क्या, इसके स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट से कि दैट इज कॉल्ड that state shall provide the free and compulsory education to all the children। ऐसा बोलता है कि the state will provide free and compulsory education। state will provide free and compulsory education for the children। कैसा? तो फ्री है और कंपलसरी है कि मतलब सभी को करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, सबका शिक्षित होना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ दैट इज 14 ईयर्स, दैट इज अप टू द एज ऑफ द 14 ईयर्स। और स्पेसिफिकली इसमें बात की गई थी 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स कि 6 साल से लेके 14 साल तक के जो बच्चे हों उनका फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा कौन? स्टेट प्रोवाइड करेगा। एंड क्या कंडीशन है कि विद द टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द स्टेट, और दैट इज कॉल्ड द मैनर विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट। दैट इज मैनर विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट। मैनर विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट। क्या मतलब हुआ इसका? कि इसके जो स्टेटमेंट है उसको हमने स्प्लिट कर दिया कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के स्टेटमेंट को हमने स्प्लिट कर दिया। व्हाट इज दैट? ओके, सो वेलकम टू ऑल। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज आर्टिकल नंबर 21A। और ये एलिमेंट्री एजुकेशन किसका पार्ट है ना? राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो ये क्या बात करता है? पहला पार्ट है कि दैट स्टेट विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। और इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ बच्चों? इट इज एजुकेशन फॉर ऑल। लेकिन एज किसको कवर करता है? 6 to 14 ईयर्स। देखो, एंड किस तरीके से प्रोवाइड करना है ना? इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट, जैसा स्टेट चाहेगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज कॉल्ड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ था? याद रखना है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। व्हाट इज दैट? 2002। सो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ये क्या चेंज करता है? कि ये कुछ चेंजेस करता है। यही चीज़ है कि दैट इज कॉल्ड 6 to 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। मतलब इसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं इसको बोलते हैं क्या? एलिमेंट्री एजुकेशंस। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन, जब 10th क्लास तक हम लोग पास करते हैं।
ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसका प्रोविजंस पहले किस में था, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 45 में, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के पहले एलिमेंट्री एजुकेशंस का प्रोविजंस किस में था, ये था आपके आर्टिकल नंबर 45 में। और ये जो आर्टिकल नंबर 45 है, ये आर्टिकल नंबर 45 किस का पार्ट है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। याद रखेंगे किसका पार्ट है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डीपीएसपी के साथ साथ जब हम बता रहे थे तो क्या बताए थे, फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल। और डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। दो तरह के राइट्स होते हैं, ये बात कर चुके हम। एक है जस्टिसिएबल और दूसरा क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब स्टेट जुडिशरी यहाँ पर बाउंड नहीं है, कि यदि वायलेट होता है तो जुडिशरी बाउंड नहीं है रिस्टोर करने के लिए, मतलब दिस जुडिशरी इज नॉट बाउंड, जुडिशरी इज नॉट बाउंड। बट यहाँ यदि वायलेट होगा एफआर में तो जुडिशरी क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। जुडिशरी इज बाउंड टू रिस्टोर इट, उसको रिस्टोर करने के लिए जुडिशरी बाध्य है। तो पहले 45 के अंदर ये प्रोविजन था एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये किसका पार्ट था, ना नॉन जस्टिसिएबल राइट का पार्ट था। तो आपको एजुकेशन यदि नहीं मिलता है, इसका मतलब वो वायलेशन हुआ। लेकिन उस केस में जुडिशरी बाउंड नहीं था, मतलब जुडिशरी इंटरवेन नहीं कर सकता था, है ना। कि मतलब जो स्पिरिट है एजुकेशन फॉर ऑल, ये यदि कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है, आपको शिक्षा नहीं भी मिल रहा है, तब भी जुडिशरी वहाँ पर डिनाई कर सकता था, यहाँ पर बाउंड नहीं था। लेकिन इसको क्या किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, कि इसको आर्टिकल 21A इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब अब ये क्या हो गया ना, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हो गया, ठीक है। कि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, आर्टिकल 21A। सो आर्टिकल 21A जैसे ही बना तो ये किसका पार्ट बन गया, इट इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट हो गया, तो अब ये वॉयलेट नहीं हो सकता है, स्टेट को गारंटी करना पड़ेगा। और ये वॉयलेट यदि होगा तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल। ये कब होता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन समझ में आ गया, जो 14 ईयर्स तक मिलता है, इसको अपन लोग बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ तक किसका पार्ट है ना, ये मौलिक अधिकार का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। लेकिन जब हम लोग हायर एजुकेशन करते हैं, है ना, जैसे जिसको बोलेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन, लाइक इंजीनियरिंग, MBA, आर्किटेक्ट, है ना, सो वी कॉल इट प्रोफेशनल एजुकेशन। या फिर PhD, है ना, हायर एजुकेशन करते हैं, वी कॉल इट हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन जो है, ये हायर एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखना। तो हायर एजुकेशन क्या है अपन का, फंडामेंटल राइट है क्या, ये नहीं है। नहीं है मतलब स्टेट यहाँ पर बाध्य नहीं है आपको प्रोफेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो जिस्ट समझ में आया आर्टिकल 21 का ना। यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बना ले, माइंड मैप, माइंड मैप। तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 21A, सो आर्टिकल नंबर 21A ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। एंड राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब दैट इज 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। इसके लिए भारत सरकार, जो कि ऑब्जेक्टिव है कि ये फंडामेंटल राइट है, तो आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना 2009 में क्या लेके आती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, RTE एक्ट। एंड व्हाट इज द ईयर 2009, कि दैट एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट। और इसका एक कंपोनेंट क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। हम लोग या सुने हैं ना, सर्व शिक्षा अभियान, है ना, मिड डे मील स्कीम्स।
तो ये 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ही ये प्रोविजंस हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसी को रीडिफाइन करके क्या इसकी जगह पर ले आया, समग्र शिक्षा अभियान। कैसे ले आया, समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान में क्या किया, अब 0 से लेके 14 ईयर्स तक को कवर कर दिया। तो इसका मतलब है जैसे आंगनवाड़ी एजुकेशन से शुरू होती है, तो 0 से लेके 14 ईयर्स मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन का डेफिनेशन अब ये है, ये फ्री है, कंपलसरी है एंड स्टेट इसको प्रोवाइड करेगा और ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ठीक है ना। आर्टिकल 21A का समझ में आया कंपोनेंट। इसमें और क्या सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे ना, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड है, दैट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ईयर क्या था, 2002। जिसके अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस पहले आर्टिकल नंबर 45 में थे, उस प्रोविजंस को किसके अंदर रख दिया गया, आर्टिकल नंबर 21A के तहत। इससे बेनिफिट क्या होगा ना, ये डीपीएसपी पहले था, अब ये फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है। उसके बाद इसमें और कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग रखने की कोई बात नहीं है। सो आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू व्हाट, एलिमेंट्री एजुकेशन। ये हमारा कैसा है, फंडामेंटल राइट है। एंड हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इज नॉट आवर फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन में, है ना। इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक हमने क्या बातें करी, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। देन आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 ध्यान से समझना, ये 22 क्या है ना, ये अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड आर्टिकल्स है। किससे रिलेटेड आर्टिकल है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना। जैसे ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए किसी को रोकना, है ना, आपको कभी कभी रोका जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड आपके कुछ राइट्स हैं और वहाँ पर क्या क्या आपके पास प्रोटेक्शंस हैं, प्रोहिबिशंस है, उसके बारे में जानना है। एंड विच आर्टिकल डील्स विद दैट, आर्टिकल नंबर 22। तो पहले समझिए कि अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है वो कैसे हो सकता है ना। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है कि आखिर अरेस्ट होगा कैसे, तो ऑब्वियसली बात है किसी लॉ के तहत होगा। तो यहाँ पर दो तरह के लॉ होते हैं। ठीक है, एक को बोलेंगे ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ, एंड दूसरा को होता है दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन होगा, अरेस्ट एंड डिटेंशन किसके तहत होगा, अंडर ए लॉ। सो देयर आर टू सेट ऑफ लॉज, ऑर्डिनरी लॉ एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, दो केस हुआ। दूसरा, ये जो डिटेंशन टर्म है, डिटेन करना मतलब किसी को कैप्टिव बना के रखना, किसी को डिटेन करना। जैसे हम लोग जैसे डिटेन कर सकते कि हाउस अरेस्ट, है ना, वो भी डिटेंशन का तरीका है। आपको कहीं जाने से रोक दिया गया, उसको क्या को बोलते हैं हम लोग, कि डिटेन किया उसको। ठीक है, और अरेस्ट तो सभी को पता है। तो ये जो डिटेंशन है, ये डिटेंशन कितने टाइप से होगा, देयर आर द 2 टाइप्स। तो एक एस्पेक्ट ये लिख सकते हैं, डिटेंशन। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को डिटेन करने के यहाँ पर भी 2 एस्पेक्ट है। एक को बोलेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, एंड सेकेंड इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो इसका डोमेन समझ में आया कि आर्टिकल 22 में क्या पढ़ते हैं ना, अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड आपके पास क्या प्रोटेक्शंस हैं। सो व्हाट आर द प्रोटेक्शंस, माने आपके पास क्या राइट्स हैं, कैसे आप डिटेन किए जा सकते हैं लॉफुली। तो किसी लॉ के तहत होगा, तो लॉ कैसे हो सकते हैं, ऑर्डिनरी लॉ या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। डिटेन कैसे हो सकते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो फंडा क्या है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करना है
कोई भी पर्सन है उसको मान लेते हैं अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट करने के लिए क्या हो सकता है ना, उस पर्सन को किसी ऑर्डिनरी लॉ के तहत अरेस्ट किया जा सकता है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। तो प्रिवेंट इसको डिस्कस करने के पहले ये समझ लो कि ये प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव है क्या। तो जनरली प्यूनिटिव का मतलब क्या है कि जैसे किसी को डिटेन किया गया, उसको कन्विक्ट किया गया, उसको कोर्ट में ट्रायल चला, कन्विक्ट किया, फिर उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया, ऐसे होगा कि मतलब कि ट्रायल प्लस कन्विक्ट इन ए कोर्ट, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना रहता है। तो पहले कोर्ट में एक तरीके से होगा, तो उसको बोलेंगे अपन लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि मतलब ट्रायल एंड कन्विक्ट होगा। प्रिवेंटिव में क्या होगा, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्ट, विदाउट ट्रायल ओके, नाउ कम बैक। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है विदाउट ट्रायल प्लस कॉन्विक्ट इन ए कोर्ट, ठीक है। तो प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव को समझ लेना है कि प्यूनिटिव का मतलब क्या होगा कि ट्रायल एंड कन्विक्शन होगा कोर्ट में एंड उसके बाद ही उसको अरेस्ट करेंगे। प्रिवेंटिव में क्या होगा, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्ट इन ए कोर्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई सस्पिशन है कि मान लेते हैं कि कोई टेरर ग्रुप से कोई आदमी आ गया, है ना, अलर्ट हो गया कि मतलब हमारे रॉक एजेंसी को पता चला कि कोई हमारे टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकता है, इसलिए एक्टिविस्ट आए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को कोई इन्फॉर्मेशन आया या किसी तरह से डिफेंस सिक्योरिटी को कोई इन्फॉर्मेशन आया, तो देयर इज ए सस्पिशन कि वो वायलेंस हो सकता है, थ्रेट, तो उनको क्या होगा ना, पहले ही डिटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्ट इन ए कोर्ट। सो ये किस तरह का डिटेंशन होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन नॉर्मल तरीके से जैसे कि किसी को डिटेन करना है, कोई टैक्स नहीं दिया, है ना, या किसी तरह से बैंक रॉबरी हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, जाके डिटेन किया जाएगा, फिर ट्रायल होगा, कॉन्विक्ट होगा, फिर उसके तहत फिर आगे उनको रखना है कि नहीं रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। तो ये दूसरा किसी लॉ के तहत होगा तो दो तरह के लॉ होते हैं, एक ऑर्डिनरी लॉ और दूसरा होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन थोड़ा सा ज़्यादा यू कैन कॉल पावरफुल है ना, इसमें ज़्यादा कॉज नहीं बताया जाता है ना, कि डिटेन कर सकते हैं, तो लिबर्टी को थोड़ा खतरा भी है इससे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी नॉर्मल लॉ के तहत अरेस्ट या डिटेन किया जा रहा है, तो आपके पास क्या राइट्स हैं, तो क्या बोलेंगे, अरेस्ट या डिटेंशन अंडर ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ कोई भी लॉ के तहत ही होगा ना। सो सबसे पहली बात कि आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको जो डिटेन किया जा रहा है ग्राउंड, तो फर्स्ट इसको क्या बोल सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, माने ग्राउंड फॉर अरेस्ट टू बी इन्फॉर्म टू यू, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि आपको क्यों अरेस्ट या डिटेन किया जा रहा है ना, किसी की डिटेन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ग्राउंड टू बी इन्फॉर्म्ड आपको बताना पड़ेगा, यू मस्ट हैव बीन इन्फॉर्म कि इस क्राइम के लिए आपको ये किया जा रहा है। तो आपके पास ये राइट्स हैं, फर्स्ट है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन टू बी इन्फॉर्म्ड। दूसरा, आप उसके लिए क्या हो सकते हैं ना, लीगल एडवाइस या फिर किसी तरीके से लीगल प्रैक्टिशनर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना लॉ, हमारे लीगल एडवाइजर से मिलिए, लॉयर हायर किया जाता है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीगल प्रैक्टिशनर्स। ये आपका राइट है, किसी आपको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, यू कैन। दूसरा कि दैट इज कॉल्ड विद इन 24 आवर्स प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, बिफोर
मजिस्ट्रेट के सामने कितना देर के अंदर प्रेजेंट करना होता है? विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी लॉ में डिटेन होगा तो ये ग्राउंड है कि पहला ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन टू बी इन्फॉर्म, दूसरा यू हैव द राइट कि आप लीगल प्रैक्टिशनर्स का हेल्प ले सकते हैं, और तीसरा बिफोर द मजिस्ट्रेट यू हैव टू प्रोड्यूस विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के बाद आपको फिर कन्फाइंड रखना है, अरेस्ट डिटेन रखना है कि नहीं, ये मजिस्टेरियल ऑर्डर्स के थ्रू होगा, मजिस्टेरियल ऑर्डर है ना, कि मजिस्ट्रेट विल ऑर्डर कि इसको कस्टडी में रखा जाए, तभी 24 आवर्स के बाद उसको रखा जाएगा, अदरवाइज ही वुड बी रिलीज्ड। ठीक है, तो ये किस तरह का होगा? जब वो ऑर्डिनरी लॉ में किसी का अरेस्ट या डिटेंशन होता है। लेकिन यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन हो तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में थोड़ा सा कानून तगड़ा हो जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में पॉइंट क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन कब होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन जब भी कि मान लीजिए सस्पिशन हो है ना, टेरर आउटफेस के किसी तरह का इंफॉर्मेशन हो, तो उस केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है कि होने के पहले ही दैट इज कॉल्ड, उसको रोका जा सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ना थोड़े राइट्स कम हो जाएंगे यहाँ पर, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन that is the preventive detentions, that is called what we call, कि preventive detention में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि that is called यहाँ पर जो maximum time limit क्या क्या rights हैं? maximum time to detain, ठीक है, maximum time to detain ये कितना है? 3 months। 3 महीने से ज़्यादा यदि डिटेन रखना है तो फिर क्या करना होगा? एक यहाँ पर बोर्ड क्रिएट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एडवाइजरी बोर्ड, वी कॉल इट एडवाइजरी बोर्ड, और उसके परमिशन से होगा एडवाइजरी बोर्ड एंड विथ द परमिशन, विथ द परमिशन। सो दोनों में क्या डिफरेंस है कि दैट ऑर्डिनरी लॉ में डिटेंशन है या फिर प्रिवेंटिव लॉ में डिटेंशन। ऑर्डिनरी लॉ में डिटेंशन जैसे नॉर्मल डिटेंशन है, अरेस्ट करना है कोई क्राइम को रोकने के लिए, ऑर्डिनरी लॉ में होता है। सस्पिशन के बेसिस पे करना हो तो क्या होगा? दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ भी होगा। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 22 में अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात की गई है, और इससे आपके क्या क्या प्रोटेक्शन है हमने डिस्कस करा। तो बहुत सारे इस तरह से लॉ बनाए गए होंगे, डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट लॉज पास में बनाया गया होगा, उसको याद रखना है। सम ऑफ द लॉज, सम इंपॉर्टेंट लॉ है। सो व्हाट आर द लॉज? द फर्स्ट इज, लेट से, बहुत सारे यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, उसको याद रखना नहीं है उतना। जैसे अभी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए बोलते हैं, याद रखना। उसी तरह से पास्ट में बहुत सारे लॉज, जैसे टाडा एक्ट बनाया गया था, टाडा एक्ट, सिमिलरली द पोटा एक्ट, ठीक है, देयर इज कॉल्ड मीसा। तो ये सारे एक्ट हैं, जैसे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या क्राइम से जब डिटेन किया जाता है तो इस तरह से ये लॉ ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उस समय आपको ध्यान रखना है कि क्या आपके राइट्स हैं, है ना। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 22 के बारे में बातें करी, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में, है ना। ये जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है, यहाँ तक हम लोग का क्या कवर होता है ना, आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर हमने 22 तक बातें करी। एंड ये किस राइट से रिलेटेड है? दैट इज कॉल्ड राइट टू फ्रीडम, इट इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शंस, इसको ध्यान रखना। दैट इज कॉल्ड, हमने 6 राइट्स की बातें करी, देन आर्टिकल 20 में कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस की बातें करी, देन 21 में राइट टू लाइफ की बातें किया, 21A में एलिमेंट्री एजुकेशन की बातें किया, एंड 22 में क्या है, अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड हमने बातें किया। ठीक है, तो इसमें इस माइंड मैप को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दैट
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड्स क्या थे, ये सब बातें। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 22, हमने इतना सारा आर्टिकल्स कवर किया। सो इम्पॉर्टेंट आर जो एक्सेप्शंस बताए, दोज आर इम्पॉर्टेंट। दूसरा, ग्राउंड्स फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ग्राउंड फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना। अब ये टर्म थोड़ा फेमिलियर हो गया होगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कि उसमें चेक्स लगाया जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन थर्ड जो राइट है दैट इज कॉल्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके पहले राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, छोटा सा पोर्शन है उसको देखते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, तो जब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस की बात करेंगे तो कौन से आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या बातें करेंगे? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। ओके, तो आर्टिकल्स वी विल कवर दैट इज आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। सो आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 पढ़ने के पहले इसको याद करवा दें, इसी तरह से याद करना है। आर्टिकल 23 के दो डायमेंशंस हैं। दैट आर्टिकल 23 क्या बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक क्या है? दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, एंड दूसरा फोर्स्ड लेबर। सो आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट करता है किससे? ना एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से और दूसरा फोर्स्ड लेबर से। इससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपके पास क्या क्या राइट्स है इन कंडीशंस में, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो ये कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल नंबर 23। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या मतलब होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होगा कि सेल परचेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, सेल परचेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में क्या आएगा? मेल, फीमेल, चिल्ड्रन सभी आ जाएगा। तो सेल परचेज ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज कमोडिटी, कि माने किसी वस्तु के जैसा, गुड्स के जैसा सेल परचेज नहीं किया जा सकता ह्यूमन बींग्स का। ये क्या है? वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ऐसे काम नहीं किए जा सकते हैं, ये इलीगल है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। दूसरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या एक लिटरल मीनिंग होता है कि इमोरल ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। इमोरल ट्रैफिकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग? सो इमोरल ट्रैफिकिंग का मतलब जैसे एक्टिविटीज लाइक कि द एक्टिविटीज लाइक द प्रोस्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों में फोर्सफुली नहीं डाला जा सकता। ये इमोरल एक्टिविटी है, ये इलीगल एक्टिविटीज़ है ना, इसके नहीं डाला जा सकता है। तीसरा है ना, इसमें ना तो वुमेन को ना चिल्ड्रन को इमोरल एक्टिविटीज़ में, कोई फोर्सफुल एक्टिविटीज़ में नहीं कर सकते हैं वुमेन प्लस चिल्ड्रन। कोई अनडिग्निफाइड एक्टिविटीज़ में उनको नहीं डाला जा सकता है, इसको इमोरल बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड बिलो डिग्निटी, बिलो डिग्निटी। तीसरा क्या लिटरल मीनिंग होगा? देवदासीस, देवदासी का मतलब कि जैसे हमारे जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है, उसमें जो मैरिजेस बहुत टाइप्स के होते थे, है ना। मैरिजेस आर बेसिकली 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस होते थे। मैरिजेस, हाउ मेनी टाइप? 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। सो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू व्हाट? वैदिक कल्चर। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। सो उसमें से एक फॉर्म ऑफ मैरिज में क्या जाता था कि दैट लेट से जो गर्ल्स होती थी, लड़कियां होती थी, उनको साधु को दान दे दिया जाता था, है ना।
तो दैट इज कॉल्ड द गर्ल्स were donated to saints, है ना, वन ऑफ द एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैरिजेस। तो ये देवदासी सिस्टम का शुरुआत कहीं ना कहीं उन्हीं सब प्रैक्टिसेस से हुआ है ना, कि मंदिर जैसे कि किसी पुजारी को दान दे दिया गया, सो दे वर ट्रीटेड लाइक ए कमोडिटी। सो इस तरह की चीज़ें भी किसके अंदर आ जाएगी, इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आ जाएगा। तो ये देवदासी सिस्टम है ना, इमोरल ट्रैफिकिंग है, ये सब कैसे एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। उसी तरह से और क्या हो सकता है इसके अंदर, कि दैट वी कॉल इट कि दैट स्लेवरी, स्लेव बनाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर स्लेवरी, स्लेवरी। तो ये ब्रॉड मीनिंग है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ये सारा काम आपको नहीं करना है, ये सारे काम कैसे हैं, इलीगल हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है, 23। उसी तरह से है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर में क्या आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं बेगर। सो व्हाट डू यू मीन बाय द बेगर? सो बेगर के अंदर जैसे बेगर हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया। फोर्स्ड लेबर के अंदर क्या होता है, बेगिंग, मैंने भीख मांगना, है ना। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर जैसे बंधुआ मजदूर, है ना। उसी तरह से आप बोल सकते हैं फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बेगिंग, भीख मांगना, ये एक्चुअली में हाउ यू डू डिफाइन, कि मतलब जॉब विदाउट रेम्यूनरेशंस, कंपल्सरी जॉब विदाउट रेम्यूनरेशन, उसको बेगिंग बोलते हैं। बेग, कंपल्सरी जॉब विदाउट रेम्यूनरेशन, यानी बिना पैसे का, विदाउट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब विदाउट एनी पेमेंट। तो इस तरह की चीज़ें हम नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती आप भीख नहीं मंगवा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी आप कटवा रहे हैं तो वो गलत है, फोर्स तरीके से काम करवा रहे हैं वो गलत है ना, कि दैट इज कॉल्ड फोर्स लेबर में ये भी आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक मिनिमम वेज वाला कॉन्सेप्ट है ना। जैसे नरेगा स्कीम में क्या होता है कि काम करने का डेली वेज फिक्स्ड है, मिनिमम वेज के नीचे भी आप दे रहे हैं, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, फोर्स लेबर में। इक्वल एंड अनइक्वल पेमेंट फॉर द वुमेन एंड मेन, ये भी क्या आ जाएगा, फोर्स लेबर में। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि इन्हीं सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो समझ में आया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये सारे एस्पेक्ट हैं, फोर्स लेबर में ये सारे एस्पेक्ट हैं। तो आर्टिकल 23 समझ में आया। अब 24 हम लोग देखते हैं। 24 भी बहुत सिंपल आर्टिकल है, दैट इज कॉल्ड दी चिल्ड्रन के राइट से रिलेटेड है। तो आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24। सो आर्टिकल नंबर 24 किससे रिलेटेड है, दी राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, दैट इज प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो इस तरह, एक सेकेंड और, इसको आगे बढ़ने के पहले यहां पर सॉरी, सो हियर वी कैन नोट डाउन समथिंग कि हमने क्या बताया था आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर से बचाना है। तो ऑब्वियसली इसके लिए कुछ लॉ भी बनाए गए होंगे। सो कुछ लॉ के नाम याद रखना, सबका जरूरी नहीं है। जैसे देयर आर सम लॉ लाइक, there are certain laws like you can call that is the Bonded Labor System Abolitions Act 1976, है ना। certain laws, bondage labor system, ठीक है, bondage labor system Abolitions Act, Abolition Act 1976। उसी तरह से बुक में कुछ लॉज और दिया गया है, लाइक द मिनिमम वेज एक्ट 1948, मिनिमम एज एक्ट 1948। तो ये 2-3 याद रखना है, जब अपने आंसर्स वगैरह को लिखो या पढ़ो तो पूरा याद हो। सो आर्टिकल 23 क्लियर। 24 में बात करेंगे
प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के क्या क्या राइट्स हैं ना। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन है ना, कि डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग क्या है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट इज चिल्ड्रन, व्हाट इज चिल्ड्रन, व्हाट इज द डेफिनेशन ना। एज के अकॉर्डिंग यदि बात करें हम लोग है ना, चाइल्ड से चिल्ड्रन, तो व्हाट आर चिल्ड्रन ऐसे भी बोल सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड बिलो 14 ईयर्स, उसको इसके डेफिनेशन में रखा गया है। यदि आप 14 साल से छोटे हैं तो उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, चाइल्ड के डेफिनेशन में रखेंगे, चिल्ड्रन के डेफिनेशन में रखेंगे। तो यहाँ क्या बातें होती है आर्टिकल 24 में कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस आर प्रोहिबिटेड, कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन का मीनिंग समझ में आया, बिलो 14 ईयर्स इज प्रोहिबिटेड, इज प्रोहिबिटेड कहाँ पर, हजार्डस एक्टिविटीज, हजार्डस एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस, जिसमें खतरा हो उस तरह की एक्टिविटीज में चिल्ड्रन का अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज प्रोहिबिटेड अंडर हजार्डस एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस। लेकिन इसका और भी क्या मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन यदि नॉन हजार्डस एक्टिविटीज हो तो क्या वहाँ पर कराया जा सकता है, जहाँ रिस्क कम इन्वॉल्व हो वहाँ पर कराया जा सकता है, ऑफ कोर्स कराया जा सकता है। लेकिन नॉन हजार्डस प्रोसेसेस, नॉन हजार्डस एक्टिविटीज प्लस प्रोसेसेस, जैसे वहाँ पर अलाउड है। जैसे मान लीजिए दुकान लगाए हैं, तो दुकान लगाए हैं तो घर का दुकान है, शॉप है, तो चलिए 2 घंटा के लिए चले गए, बैठ गए, अलाउड है, नॉन हजार्डस। लेकिन मान लीजिए माइनिंग इंडस्ट्री है, खदान के अंदर भेजना है, वहाँ नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज प्रोहिबिटेड अंडर हजार्डस एक्टिविटीज एंड दैट इज कॉल्ड प्रोसेसेस। तो कुछ इसी तरह के जजमेंट्स हैं पास्ट में जुडिशरी के। अब चिल्ड्रन के राइट्स की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होगा चिल्ड्रंस के राइट, उसी तरह से चिल्ड्रन के अगेंस्ट में क्राइम हो तो उसके लिए भी स्पीडी ट्रायल के लिए भी कुछ होने चाहिए। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो चिल्ड्रन राइट्स की बात करता है। तो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशंस कि दैट इज कॉल्ड ए स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका नाम क्या है, एनसीपीसीआर, कि नेशनल लेवल पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एनसीपीसीआर। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह से स्टेट लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उसी तरह से एसपी ना, स्टेट एनसीपीसीआर, तो एससीपीसीआर होगा, दैट इज कॉल्ड एससीपीसीआर। फुल फॉर्म स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, सेम एज हो। एक और ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड नेशनल चाइल्ड राइट कोर्ट्स, या फिर सिंपल दैट इज कॉल्ड चिल्ड्रंस कोर्ट, चिल्ड्रंस कोर्ट। ठीक, तो ये सब जो हैं ये किसके तहत बनता है, दैट इज कॉल्ड द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। क्या था एक्ट का नाम, द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट, दैट इज 2005। इसका मतलब ये एक लॉ से बना है। तो ये कैसे बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है।
ठीक है, ये कई बार बता चुके हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी, लॉ को स्टैट्यूट बोलते हैं, इसलिए एनसीपीसीआर एक कैसा बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। एससीपीसीआर क्या ऐसे बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आर्टिकल नंबर 24 थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। 24 क्या बातें करता है, देखो आर्टिकल 23 एंड 24 आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। एक कॉइन्स के दो साइड हैं। क्या क्या बातें करता है कि आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है। तो कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन होगा ना, एक हैंड में हमने आर्टिकल नंबर 23 को रखा, तो ये 23 क्या बात करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और फोर्स्ड लेबर का, कि ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मैंने बताया वो इलीगल है, और फोर्स्ड लेबर में जो जो बताया वो इलीगल है। इस तरह का एक्टिविटी हो रहा है तो वो किसका वायलेशन है ना, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। दूसरे हैंड में वीकर सेक्शंस में कौन आता है, चाइल्ड। तो चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड राइट्स हैं चिल्ड्रंस। सो चिल्ड्रन के प्रोटेक्शंस के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 24। तो सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन ये समझ लिए हम लोग। दूसरा क्या क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस है, तो ये भी हमने देख लिया कि दैट इज कॉल्ड एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर, चिल्ड्रंस कोर्ट है। कहाँ पर एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हजार्डस प्रोसेस एंड हजार्डस एक्टिविटीज में। हजार्डस प्रोसेस एंड एक्टिविटीज में उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉन हजार्डस हो, वॉलेंटरीली हो, तो वहाँ पर उनको एम्प्लॉय कराया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब रही बात कि यदि नेशनल सर्विस की ज़रूरत हो तो क्या उनको डिप्लॉय कराया जा सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एनसीसी वगैरह में। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यदि नेशनल सर्विस की बात हो, वॉलेंटरी सर्विस की बात हो, तो फिर क्या उनको लगाया जा सकता है, एम्प्लॉय किया जा सकता है, ऑफ कोर्स। नोट करके इसको लिख सकते हैं, बट फॉर नेशनल सर्विस, बट फॉर नेशनल सर्विस, नेशनल सर्विस, नेशनल सर्विस मैंने एनसीसी, एनसीसी सभी लोग जानते हो, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस, और नॉन हजार्डस, नॉन हजार्डस एक्टिविटीज प्लस प्रोसेसेस, है ना, they can be deployed, they can be deployed. Okay, so this is your right to exploitation। दो ही आर्टिकल्स हैं, सिंपल सिंपल सा प्रोविजंस है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर और चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन से रिलेटेड बातें होती है आर्टिकल 23, 24 में। ओके, सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स, सिंपल थिंग्स। हाँ, फंडामेंटल राइट्स के डिस्कशंस में हम लोगों ने अभी तक ढेर सारी बातें करी। हमने आर्टिकल नंबर 14 से शुरू किया था, 14 पढ़ा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24 तक अभी पढ़ चुके हैं, है ना। अभी एक और सेक्शंस है, थोड़ा पेशेंस रखना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर एक बार रिवाइज करा देंगे सबको कि दैट इज कॉल्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हम लोग जो नेक्स्ट राइट पढ़ेंगे वो क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन कौन सा आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 25 टू आर्टिकल नंबर 28। ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बातें करता है। तो एक एक करके समझते हैं कि आपके पास रिलीजन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोटेक्शंस हैं, आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है। तो इसको एक माइंड सेटअप में पहले सेट करो, तब हम इसको डिटेल करेंगे। आर्टिकल नंबर 25 इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम बात करता है। इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम अभी समझाएंगे, है ना। इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम सेट करो।
कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या पढ़ना है। आर्टिकल नंबर 25 इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 26 कलेक्टिव राइट टू फ्रीडम की बात करेगा, कलेक्टिव राइट टू फ्रीडम बात करेगा। आर्टिकल नंबर 27, ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करेगा, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ये बातें करेगा। एंड सॉरी 27 है ना, आर्टिकल नंबर 27 दैट इज कॉल्ड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन बातें करेगा। एंड 28 ये नॉन अटेनमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बात करेगा, नॉन अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बातें करेगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इसकी बातें करेगा, ठीक है। सो दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दीज थिंग्स स्मॉल थिंग्स। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल राइट, 26 कलेक्टिव राइट्स, 27 नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स वाला प्रोविजन है, एंड 28 नॉन अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात है कि मतलब किसी धर्म से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपको ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता है, कॉम्पेल नहीं किया जा सकता है। इसको थोड़ा ब्रॉड वे में समझते हैं तब हम लोग को बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि देखो कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो तुम्हारा पर्सनल चीज़ है। तो ये चार चीज़ बोलता है, क्या ठीक, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेस, फ्री प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, एंड प्रोपोगेट, ठीक है। सो ये है आर्टिकल नंबर 25। व्हाट इज दिस आर्टिकल नंबर 25 कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब कि दैट इज कॉल्ड इन वन हैंड इंडिविजुअल एंड ऑन द अनदर हैंड it is the God. So constitution recognize कि that how you build up the relationship with the God, तुम गॉड के साथ किस तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हो, ये तुम्हारा कैसा है, पर्सनल राइट है। दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कि दैट इज टू मोल्ड द रिलेशनशिप, mold the relationship with God. God is personal right. ये कैसा राइट है, पर्सनल राइट। किसी और दूसरे को आप फेथ नहीं कर सकते हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि दैट इज आप मानते हैं देन यू आर ए थेस्ट, आस्तिक, नहीं मानते हैं नास्तिक, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन यू, अनकॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। सो ये पहला पॉइंट हो गया, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। देन सेकेंड, मानते तो भी ठीक, नहीं मानते तो भी ठीक, प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब है कि दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ, है ना। डिक्लेरेशन, देखो और चीज होता है, आर्टिकल 25 के दो हैंड्स है, एक है रिलीजियस बिलीफ एंड दूसरा है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। religious belief and religious practices, religious belief and religious practices, दोनों ही चीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रैक्टिसेस का माने रिचुअल्स, जो आप मंत्र करते हैं, जो प्रतिष्ठान करते हैं, वो किसके अंदर आएगा, रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन जो बिलीफ है, जिसको डॉक्ट्रिन, जैसे बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म में अपना लेते हैं, क्यों, उनको लगता है कि बौद्ध धर्म में जो तरीका है वो ज़्यादा रैशनल है। कोई जैन धर्म अपना लेते हैं, तो वो क्या करता है ना, वो डॉक्ट्रिन है, प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज़्म में, जैनिज्म में, जो उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कोई भी धर्म क्या करता है, आपको इनलाइटन करता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हम बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं, हमको ये पसंद है, तो ये किसके अंदर आ गया कि आवर इंडिविजुअल रिलेशनशिप हम कैसा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो बेसिकली दो एस्पेक्ट है, एक रिलीजियस बिलीफ माने डॉक्ट्रिन
और रिलीजियस प्रैक्टिस माने रिचुअल्स, एंड हम बिलीव करते हैं उसके हिसाब से परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे मैं बात करता हूँ कि एक एग्जाम्पल है कि दैट इज कॉल्ड, बहुत सारे क्या होते हैं ना, जैन मॉन्क्स होते हैं, जैनिज्म। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि दैट इज कॉल्ड नो सर्जरी, है ना, क्योंकि ये बिलीव करता है कि सर्जरी करते हैं तो सेलुलर लेवल पे भी हानि पहुंचाते हैं अपन लोग, और ऐसा काम नहीं करना है। द जैनिज्म डू नॉट परमिट अस नो सर्जरी। लेकिन जो हम लोग मेडिसिनल सिस्टम की बात करेंगे, हिंदू सिस्टम की बात करेंगे, तो वहाँ पर दैट इज कॉल्ड दीदी बहुत सारे सर्जन्स हुए, है ना, जस्ट लाइक दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। और इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है, उसके अंदर आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा सभी कुछ है, ठीक है। तो देर बाय यहाँ पर अलग प्रिंसिपल्स है, यहाँ पर अलग प्रिंसिपल्स है, इसके भी अलग प्रिंसिपल्स होंगे। तो वही चीज़ यहाँ बात करता है कि एक होता है प्रिंसिपल जो आपको हेल्प करता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, और दूसरा होता है रिचुअल्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस। तो कंसाइंस का मतलब है कि पहला पॉइंट कि मोल्ड द रिलेशनशिप विद द गॉड इज ए पर्सनल राइट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो प्रोफेस में बोलता है, सेकेंड पॉइंट इज प्रोफेस। प्रोफेस का क्या मतलब होता है, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ बिलीव्स, कि जो आप बिलीव करते हैं उसको आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं। कि लेट्स से आप हिंदुइज्म के इन प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन, आप बता सकते हैं लोगों को, ठीक है, बिलीव और फेथ ये अच्छा है, बुरा है ना। सिमिलरली प्रोफेस, थर्ड जो कंपोनेंट क्या लिखा था, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस माने उसको, उस बिलीव को आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ, लेट्स से द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्शिप एटसेट्रा, ये आपके किसके अंदर आ जाएगा, प्रैक्टिस। एंड लास्ट कंपोनेंट क्या लिखा था, प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मतलब दैट इज योर ट्रांसमिशन, प्रोपोगेट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ द बिलीफ और रिचुअल जो भी है। तो चार कंपोनेंट है इसका, कि दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। ये किसके तहत करना है, इंडिविजुअल के तहत। तो आप डिसाइड कर सकते हैं जो भी रिलेशन बनाना चाहते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं, ये आपका पर्सनल राइट है। और उसको मानने का कुछ बेसिस होगा, तो दैट इज कॉल्ड देयर मस्ट बी बिलीफ सिस्टम। तो उस बिलीफ सिस्टम को आप प्रॉफिट मैंने उस बिलीफ सिस्टम को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग बिलीव करते हैं कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, तो ये क्या है, और उसके थ्रू हमारा कुछ मोरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, इसीलिए करते हैं। सो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, विच आर्टिकल प्रोटेक्टेड, आर्टिकल 25। सो डिक्लेरेशन ऑफ बिलीफ, बिलीफ के साथ साथ उसको करते भी हैं हम लोग, जैसे प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वो क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द बिलीफ। तो ये आर्टिकल 25 के तहत गारंटी है। एंड प्रोपोगेट है, मतलब उसके साथ साथ उसको ट्रांसमिट भी करना है, लोगों को उसके बारे में ओपन करना है, लेकिन फोर्सिबल कन्वर्जन अलाउड नहीं है। फोर्सिबल कन्वर्जन माने जैसे जैसे बोलते हैं ना लव जिहाद वगैरह, जिहाद, जैसे घर वापसी मूवमेंट, घर वापसी ऐसे नहीं करना है। प्रोपोगेट में क्या अलाउ करता है, ट्रांसमिशन इज अलाउड बट forceful conversion is not allowed. Forceful conversion is not allowed. ओके, तो ये आपका इंडिविजुअल में इतना इसका मीनिंग है। आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन, ये किस तरह का राइट है, इंडिविजुअल राइट्स। ओके, तो ये पहला नंबर समझ में आ गया, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के बाद हम लोग आर्टिकल 26 देखें। आर्टिकल 26 देखते हैं, द आर्टिकल नंबर 26।
सो आर्टिकल नंबर 26 अभी क्या बताया था, कलेक्टिव राइट है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव। तो कलेक्टिव मतलब अब ग्रुप्स होते हैं कुछ, जैसे मान लेते कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कि मान लेते रामकृष्ण मिशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, रामकृष्ण मिशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह से जैसे मान लेते कुछ और भी है, जैसे बोलते हैं ना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, जैसे औरबिंदो सोसाइटी, औरबिंदो सोसाइटी है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं मुक्ति धाम, जैसे बोलते हैं ना कि ज्ञान वापी मंदिर है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस कोई इंस्टीट्यूशन चला सकता है ना, ऑर्गेनाइजेशन कोई सोशल काम कर सकता है, तो ये किससे रिलेटेड है, कलेक्टिव राइट से रिलेटेड है, 25 इंडिविजुअल से रिलेटेड है। तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस डिनोमिनेशंस। इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड रिलीजियस डिनोमिनेशंस। ओके, शॉर्ट में क्या यूज करेंगे, आरडी। आरडी का मतलब इंस्टीट्यूशंस। सो आर्टिकल 26 क्या बात करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स फॉर आरडी, माने रिलीजियस डिनोमिनेशंस के क्या क्या राइट होंगे उसकी बात करेगा, है ना। सो दैट इज कॉल्ड रिलीजियस डिनोमिनेशंस के बारे में बात करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज आरडी, तभी ना उसके राइट्स की बात करेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या होगा, इसका दो पार्ट, कि व्हाट इज रिलीजियस डिनोमिनेशंस, और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, व्हाट आर इट्स राइट्स, व्हाट आर इट्स राइट्स। तो आरडी के क्या क्या राइट्स होंगे, और पहले आरडी होता क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि ये ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक रामकृष्ण मिशन, अरविंदो सोसाइटी है ना, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को रिलीजियस डिनोमिनेशंस बोलेंगे। जैसे आनंद मार्ग, आनंद मार्ग, तो ये नाम से इसका पता चल रहा है ये सब ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, तो ये किसके अंदर आएगा, रिलीजियस डिनोमिनेशंस के अंदर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन क्वालिफाई होगा और नहीं होगा। तो रिलीजियस डिनोमिनेशंस को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है। व्हाट इज द गाइडलाइन, कि दैट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, कि कोई भी बस एक खोल लेंगे और नहीं, उसको नहीं बोल सकते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस है। तो सुप्रीम कोर्ट से कि द 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कितने कंडीशन, 3 कंडीशंस है, कौन कौन सा, 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। कोई भी इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस डिनोमिनेशंस होने के लिए कितना कंडीशन सेटिस्फाई करना है, 3 कंडीशंस। सो पहला कंडीशंस क्या है, कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस है उसके पास क्या होना चाहिए ना, एक अपना डॉक्ट्रीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मस्ट हैव ए डॉक्ट्रीन, मस्ट हैव ए डॉक्ट्रीन। डॉक्ट्रीन माने प्रिंसिपल्स, principle which helps the followers, which helps the followers for spiritual development, for spiritual development। किस तरह के डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा वो आइडियोलॉजी, वो डॉक्ट्रिन, ये पहला कंपोनेंट होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट बोलता है कि उसके पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि एक गवर्निंग बॉडी होना चाहिए, गवर्निंग बॉडी होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि एक उसका डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, that is called distinct name। ओके, तो देखो दीज आर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस होने की क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला पार्ट, उसके पास एक डॉक्ट्रीन और प्रिंसिपल होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं ना हिंदुइज्म,
तो हिंदुइज्म का क्या है, क्या हम लोग हिंदुइज्म को क्या बोलते हैं अपन लोग कि दैट इज कॉल्ड हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन बट इट इज कॉल्ड ए वे ऑफ लाइफ। लेकिन हिंदुइज्म में कुछ फिलॉसफी है। कितने फिलॉसफी है? जैसे 6 फिलॉसफीज है, 6 स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म होता है, 6 स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म। कौन कौन से? जैसे सांख्य स्कूल है, न्याय स्कूल है, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब बताया मैंने एक बार कि जैसे मैं बात करूं हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के कितने स्कूल्स हैं? 6 फिलॉसफीज हैं, जिसको बोलते हैं 6 दर्शन। फिलॉसफीज आर कॉल्ड 6 द फिलॉसफी दर्शन। जैसे सांख्य स्कूल, सांख्य, योग, ये हिंदुइज्म का ही एक स्कूल है। न्याय, वैशेषिका, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा, एंड उत्तर मीमांसा, राइट। तो ये सारे 6 दर्शन है किसके? हिंदुइज्म के। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सबके कुछ कुछ अपने फिलॉसफी है, उसके हिसाब से ये चलता है। उसी तरह से हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, तो सब कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता इन कंडीशंस को। तो जो कंडीशंस को क्वालिफाई करेगा उसी को हम लोग रिलीजियस डिनोमिनेशंस बोलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। तो उसके हिसाब से एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, दूसरा एक गवर्निंग बॉडी होना चाहिए, तीसरा उसका एक नाम होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम लोग रामकृष्ण मिशन क्वालिफाई करता है ना, आनंद मार्ग क्वालिफाई करता है, बट औरबिंदो सोसाइटी जो है वो क्वालिफाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि औरबिंदो सोसाइटी जो है वो जो आइडियोलॉजी देता है वो किसके अंदर पार्ट आ जाता है? वो हिंदुइज्म का ही पार्ट है, हिंदुइज्म का ही पार्ट है। इसीलिए इसके पास कोई डिस्टिंक्ट इसका प्रिंसिपल नहीं है, इसीलिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, है ना। इसका कोई अपना डॉक्ट्रिन नहीं है, जो वो बोल रहा है वो किसका पार्ट है? वो ऑलरेडी हिंदुइज्म का ही पार्ट है। तो एक इसका डॉक्ट्रिन नहीं है, वो तो हिंदुइज्म का ही चीज़ को बात करता है। दैट्स वाई उसको रिलीजियस डिनोमिनेशंस नहीं दिया गया था। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, रिलीजियस डिनोमिनेशंस। जब रिलीजियस डिनोमिनेशन किसी को मिल गया तो उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन बन गया वो। तो जब भी कोई इंस्टीट्यूशन रिलीजियस डिनोमिनेशन बन जाता है तो उसके पास क्या क्या राइट होते हैं ना। इसमें जो भी अफेयर्स होंगे उसका मैनेजमेंट का राइट इसी के पास होगा, मैनेज इट्स अफेयर्स, मैनेज इट्स अफेयर्स। जो भी तरह के अफेयर्स होंगे लाइक रिलीजियस अफेयर्स, कि रिलीजन रिलेटेड कोई मैटर पे डिसीजन लेना है तो कौन होगा? ये अपने डिसीजन ले सकेंगे, ये ऑटोनोमस राइट होंगे इनका। मैनेज इट्स अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स। दूसरा क्या काम कर सकते हैं ये कि दैट इज कॉल्ड, कोई भी उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड मंदिर बनाना है, कोई एरिया को किसी तरह से डेवलप करना है, मतलब टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये सारे काम अपने आप कर सकता है ना, कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए आरडी बनने का। तो रिलीजियस डिनोमिनेशंस के क्या क्या होंगे ना। पहला चीज, तीसरा कि दैट कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होगा उसको इस्टेब्लिश करने का राइट और उसको एडमिनिस्टर करने का राइट और उसको मेंटेन करने का राइट। ये सारे राइट्स किसके पास होंगे? इस रिलीजियस डिनोमिनेशंस के पास होंगे, ठीक है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को वो इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर कर सकता है, उस जो रिलीजन से रिलेटेड मैटर हो, जितने अफेयर्स हो उसको डिसीजंस ले सकता है, मैनेज कर सकता है। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उसके लिए वो डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। और कोई भी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर हो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। ये बेनिफिट्स है आरडी का, ओके। तो हमने 2 राइट खत्म किया, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26।
तो आर्टिकल 25 क्या बातें करता था ना, इंडिविजुअल राइट्स की बात करता था। तो इंडिविजुअल राइट में क्या क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ इट्स रिलीजन। इसको डिस्कस कर लिए थे कि इंडिविजुअल इज फ्री है, डिक्लेरेशन कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं कर सकता है। याद हो गया। दूसरा पार्ट में क्या देखे, रिलीजियस डिनोमिनेशंस के क्या राइट होंगे। तो क्या कंडीशंस है, डॉक्ट्रिन होना चाहिए, गवर्निंग बॉडी होना चाहिए और उसका एक नाम होना चाहिए, तब वो क्वालिफाई हो जाएगा एज ए आरडी। इसके अकॉर्डिंग रामकृष्ण मिशन आरडी है, यस। आनंद मार्ग आरडी है, यस। अरविंदो सोसाइटी आरडी नहीं है, क्योंकि ये हिंदुइज्म के ही फिलॉसफी को बात करता है। इसका मतलब अपना इसका कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। दूसरा, अब आरडी बन गया तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट क्या होगा कि दैट जो इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, कोई भी अफेयर हो गया, रिलीजियस अफेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर, तो वहाँ पर डिसीजन ले सकता है। कोई उससे रिलेटेड मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको एक्विजिशन की बात हो, रिमूव की बात हो, तो वो डिसीजन ले सकता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल नंबर 27 पे चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 27, सो 27 भी बहुत सिंपल है। 27 आर्टिकल नंबर 27 याद तो हो ही गया होगा कि दैट इज कॉल्ड, जो टैक्स मनी है, टैक्स मनी है, उसका यूज रिलीजन के प्रमोशन में नहीं किया जा सकता है। उसका यूज रिलीजन के प्रमोशन में, रिलीजन के प्रमोशन में नहीं किया जाना चाहिए। प्रमोशन में नहीं किया जाना चाहिए किया जाना चाहिए। दिस इज द पंच लाइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट कि दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारत में एक सेकुलर स्टेट को एस्टेब्लिश करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरह के स्टेट की कामना करता है, किस तरह के स्टेट को एस्टेब्लिश करता है, एक सेकुलर स्टेट। एंड सेकुलर स्टेट क्या है कि सारे धर्मों को समान प्रोटेक्शन या सारे धर्मों से इक्वल डिस्टेंस रखना, कि नो प्रोटेक्शंस टू ऑल द रिलीजन। कि मतलब सेकुलर का मतलब है इक्वल प्रोटेक्शंस टू ऑल, इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल द रिलीजन। हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सो इक्वल प्रोटेक्शंस टू ऑल द रिलीजन। जितने भी भारत में है सबको इक्वल प्रोटेक्शंस मिलेगा। दूसरा, दैट इज कॉल्ड नो प्रोटेक्शंस टू ऑल रिलीजन, नो प्रोटेक्शन। ओके, कम बैक। सो सेकुलर स्टेट बनाता है भारत का संविधान। सेकुलर स्टेट का क्या मतलब है, इक्वल प्रोटेक्शंस टू ऑल रिलीजन एंड नो प्रोटेक्शंस टू एनी रिलीजन, दोनों ही एस्पेक्ट है। तो इंडियन मॉडल है, तो यहाँ पर नो प्रोटेक्शन वाली बात तो नहीं है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो इक्वल प्रोटेक्शंस टू ऑल रिलीजन की बात करता है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम लोग क्या देखे थे, स्टेट और रिलीजन के बीच में भारत में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक्सचेंज अलाउड है। तो आर्टिकल 27 पे वैसे ही बात करता है कि अब रहा जो रिलीजन, तो क्या कोई पर्सन को फोर्स किया जाता है, किया जा सकता है कि जो वो टैक्स में पैसा देता है, भारत में जो भी लोग टैक्स पेयर होते हैं उसके थ्रू जो पैसा आता है उसको क्या बोलेंगे आप लोग, पब्लिक मनी। तो पब्लिक मनी जो है वो टैक्स के थ्रू आ सकता है, नॉन टैक्स के थ्रू आ सकता है, बहुत सारे सोर्सेस हैं पैसे आने के भारत सरकार के। तो लोग टैक्स देता है, दे पे टैक्सेस। तो टैक्स पे करता है तो किस लिए करता है वो, क्या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए करता है क्या,
और भी बहुत सारे काम है ना, वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो जो पब्लिक मनी टैक्स के थ्रू कलेक्ट किया गया है, आर्टिकल 27 बोलता है कि उसको किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शंस है कि टैक्स मनी का यूज फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द रिलीजन यूज किया जा सकता है। समझ में आया? तो इसको सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड, सिंपल वर्ड्स में, कि दैट इज कॉल्ड टैक्स मनी। टैक्स मनी, पहला पॉइंट कि दैट कैनॉट बी यूज्ड, कैनॉट बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ, cannot be used for the promotion of any particular religion, particular religion। दूसरा क्या बोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति को इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। नो पर्सन शैल बी यूज्ड, नो पर्सन शैल बी यूज्ड, शैल बी कंपेल्ड या फोर्स्ड। कंपेल्ड को क्या बोल सकते हैं, फोर्स। किसी भी आदमी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड टू पे टैक्स, पे टैक्स फॉर द प्रमोशन, फॉर द प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। उसका इच्छा यदि नहीं है तो उसको हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं। वो डोनेट करना चाहता है तो ही इज फ्री, बट वो उसको नहीं बोल सकते हैं कि यू शुड पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, है ना। ये आर्टिकल नंबर 27 का वायलेशंस है, टैक्स में ऐसे करते हैं तो वो एफआर का वायलेशंस है। तीसरा एस्पेक्ट क्या होगा इसका कि दैट इज कॉल्ड कैनॉट बी यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, और क्या बोल सकते हैं कि टैक्स मनी कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन। टैक्स मनी कैन बी यूज्ड, can be used for the promotion of all the religion, promotion of all the religion, ठीक है, all the religion। सिंपल फंडा है। इंडियन मॉडल थोड़ा सा अपने आप में ये भी बात करता है कि किसी को नहीं या सबको, ऐसा बात करता है वो। तो तीनों एस्पेक्ट समझ में आया। आर्टिकल नंबर 27 बहुत सिंपल चीज़ है कि टैक्स मनी उसका यूज रिलीजन के प्रमोशन में नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा जनरल स्टेटमेंट है। ब्रॉड मीनिंग क्या होता है कि ब्रॉड मीनिंग ये है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन में नहीं यूज होगा। दूसरा, किसी व्यक्ति या किसी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिलीजन। तीसरा है कि टैक्स मनी है और तो उसका यूज सभी रिलीजन के प्रमोशन के लिए हो सकता है। तभी हज पिलग्रिमेज है ना, हज पिलग्रिमेज, जैसे हज यात्रा जो लोग करता है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनको स्टेट स्पॉन्सर करता था। कैसे ना, इसी प्रोविजन के तहत। जैसे बहुत सारे सिख समुदाय में लंगर वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। वो कैसे कर सकता है, इसके तहत कर सकता है ना। तो ये इसका ब्रॉड मीनिंग हो गया। 27 आई होप समझ में आया। जितना बताते हैं उतना ही समझा करो। देन आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 28 ये लास्ट आर्टिकल है। क्या बात करता है ये कि जो किसी स्कूल कॉलेजेस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसमें आप अटेंड करने के लिए फोर्स किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, है ना। ये बात करता है। दैट इज कॉल्ड अटेंडेंस, attendance to what, the religious instructions, attendance to religious instructions in educational institutions। किस तरह के संस्थान, educational institutions, okay, educational institutions। तो अटेंडेंस टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो पहले ये समझो कि भारत में कितने तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर अपने आप ही आ जाएगा। तो जब हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि बेसिकली 4 कैटेगरी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो व्हाट आर द कैटेगरीज? पहला कैटेगरी होगा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो फुल्ली या होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, है ना, दैट इज होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, मेंटेन्ड बाय द स्टेट। जैसे मान लेते हैं कि जो IITs हैं, ठीक है, ये क्या है? होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। जैसे मान लेते हैं IIMs हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं एम्स है, ओके। इसी तरह से और भी है, जैसे आप बात कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेंगे, तो लेट्स से ब्रिज कोर्सेज जो प्रोवाइड होता है, जैसे कि लवासना, है ना, जैसे कि मैं बात कर लूँ दैट इज कॉल्ड, तो यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, है ना। दूसरा, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट स्टेट ने नहीं किया है। कैसे होंगे? रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट बट established through a trust, established through a trust, ठीक है। जैसे कोई बहुत सारे श्राइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो जैसे कि आप चले जाओगे वैष्णो देवी श्राइन्स, तो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट है, लेकिन किसी ट्रस्ट के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट हुआ है या इंडाउमेंट के थ्रू हुआ है। ये दूसरा कैटेगरी का संस्थान होता है। तीसरा कैटेगरी क्या हो सकता है कि दैट इज कॉल्ड institution recognized by the states, the institutions recognized by the states only। और चौथा कैटेगरी होगा कि इंस्टीट्यूशन विच रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट, एड फ्रॉम द स्टेट। इसको सिंपल भाषा करते फंडिंग बोल देते हैं, एड को फंडिंग। और जैसे हम लोग है ना कि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं प्राइवेट स्कूल, जैसे मान लो CBSE से मान्यता ले लेता है, तो क्या हो गया? रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट हो गया, है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे जो भी CBSE से एफिलिएटेड होगा, तो ये क्या होगा कि दैट इज कॉल्ड होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, कि मतलब इस्टेब्लिशमेंट भी स्टेट ने किया और जो भी फंडिंग वगैरह है वो भी स्टेट कर रहा है। तो ये पहला कैटेगरी। दूसरा, सिर्फ रिकॉग्निशंस लिया है स्टेट का, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट किसी ट्रस्ट ने किया। तीसरा, सिर्फ स्टेट का रिकॉग्निशंस चाहिए। और चौथा कि जो फंडिंग है वो स्टेट से उसको मिल रहा है ना, कि मतलब जो इस्टेब्लिश्ड है, मेंटेनेंस है, वो सब प्राइवेट कर रहा है, लेकिन सिर्फ फंडिंग थोड़ा बहुत स्टेट से उसको मिल रहा है। इसको एडेड बोलते हैं। तो इस चारों तरह के कैटेगरी में कहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को एकदम नहीं दिया जा सकता है? ये पहला कैटेगरी होगा, क्योंकि स्टेट कैसा है? सेकुलर है ना, किसी पर्टिकुलर धर्म का इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इट इज टोटली बैन, टोटली बैन, कि मतलब IIT के कैंपस में जाके आप नहीं बोल सकते हैं कि जैनिज्म का ये चीज़ है, प्रचार प्रसार, है ना, बुद्धिज्म का नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे संस्थान होंगे जैसे लवासना में जाके नहीं कर सकते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ, होली मेंटेन बाय द स्टेट हो, तो यहाँ पर टोटली बैन है। लेकिन जो ये कैटेगरीज हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो कैटेगरी है, यहाँ पर वॉलेंटरी बेसिस पे दिया जा सकता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर परमिटेड है। और ये जो 3/4 है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं नोट करके कि जो संस्थान टोटली फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, टोटल बैन। नंबर 2, परमिटेड, परमिशंस लेके दिया जा सकता है। नंबर 3 और नंबर 4, वॉलेंटरी बेसिस पे, वॉलेंटरी बेसिस। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वॉलेंटरी बेसिस? कि वॉलेंटरी बेसिस का मतलब सबकी सहमति से,
परमिशंस में भी क्या हो गया कि मान लीजिए जैसे प्रिंसिपल से परमिशन ले लिया और जाके दे रहे हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे स्टूडेंट्स का सहमति होगा, सारे स्टाफ का सहमति होगा, तो यहाँ परमिटेड दिया जा सकता है। लेकिन 3 और 4 में वॉलंटरी बेसिस पे एकदम पूछ के नहीं लेना चाहेगा तो वो फिर ज़बरदस्ती हो जाएगा। सो आर्टिकल 28 क्या बात करेगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये फंडा याद रखना है कि कहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते हैं। यदि ज़बरदस्ती हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो क्या होगा? वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28 है। कोई बच्चा को कंपेल नहीं किया जा सकता है। कोई बच्चा मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ रहा है, वहाँ जाके उस बच्चे को नहीं बोला जा सकता है कि आप इस धर्म का ये सुनो। कोई रिलीजियस कैंपेन नहीं हो सकता है उस जगह पे, अलाउड ही नहीं किया जा सकता है। तो ये किस कैटेगरी में? होली मेंटेन वाला में। रिकॉग्नाइज्ड है तो वहाँ पर दिया जा सकता है, परमिटेड है। थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में जो है वो एकदम वॉलंटरी है ना, मतलब एक तरह से नहीं दिया जा सकता है। सो हमने कुछ 4 अच्छे आर्टिकल्स पढ़े हैं। एक है आर्टिकल नंबर 25 जो इंडिविजुअल राइट्स की बातें किया। उसमें हमने देखा कि कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट है, मतलब इंडिविजुअल्स की बातें करता है। आर्टिकल 26 में रिलीजन से रिलेटेड है लेकिन ग्रुप राइट्स की बात करता है, जिसको हमने क्या बताया? रिलीजियस डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस के क्वालिफिकेशंस हमने बात करी एंड रिलीजियस डिनोमिनेशंस के राइट्स की बातें किया, दोनों देखा हमने। सब क्वालिफाई नहीं हो सकता है, कुछ लोग क्वालिफाई होंगे, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, हमने बात किया। आर्टिकल 27 जब गए तो हमने क्या देखा कि कोई भी पर्सन है उसको कॉम्पेल नहीं किया जा सकता है कि आप टैक्स पे करो फॉर द प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए रिलीजन। इसका मतलब ये हुआ एक एस्पेक्ट पे। दूसरा एस्पेक्ट जो है कि टैक्स मनी है उसको सब रिलीजन के प्रमोशन के लिए यूज किया जा सकता है या फिर किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 27 क्या याद रखना है? पंच लाइन टैक्स वाला है ना। आर्टिकल 28 जो है वो किससे रिलेटेड है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और कहाँ पर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो कितने तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं? 4 कैटेगरी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो कहाँ अलाउड है, कहाँ अलाउड नहीं है, कहाँ वॉलंटरी बेसिस में, वो एक एक करके हमने देखा। सो ये है जिस्ट है तुम्हारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। आई होप समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। बस नोट्स को क्लास के बाद भी रिवाइज करेंगे, एक बार देख लेंगे। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने देखा 25, 26, 27, 28, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 इंडिविजुअल, 26 ग्रुप, 27 टैक्स, 27, 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब एक दो छोटा सा आर्टिकल उसको ख़त्म कर देते हैं एंड देन 32 ख़त्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। सो आर्टिकल नंबर 29 और 30 बहुत सिंपल भाषा में ही समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, तो अब हम लोग कौन से राइट्स के अंदर आ गए? दैट इज कॉल्ड द कल्चरल एंड व्हाट टाइप ऑफ राइट? दैट इज कॉल्ड द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसको किस क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स। तो जैसा अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस का कुछ राइट होता है, इंडिविजुअल का कुछ राइट होता है, तो यह कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात होता है। तो यहाँ पर फोकस जो है वो किस पे रहेगा? माइनॉरिटीज पे। फोकस किस पे रहेगा? माइनॉरिटीज। ठीक है, तो फोकस किस पे रहेगा? माइनॉरिटीज पे। लेकिन ये डियर याद रखना कि माइनॉरिटी जो टर्म है वो कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया है संविधान में, है ना। तो इसको क्या लिख लेंगे? फोकस रहेगा माइनॉरिटीज पे कि माइनॉरिटीज के क्या क्या राइट्स हैं, कल्चरल राइट, एजुकेशनल राइट, ये सब करेंगे अभी बातें। लेकिन सबसे पहला पॉइंट कि द टर्म माइनॉरिटी कहीं भी डिफाइंड नहीं है। टर्म माइनॉरिटी संविधान में डिफाइन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? संविधान में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अब स्टोरी शुरू करते हैं कि आर्टिकल 29 क्या बातें करेगा। सो आर्टिकल 29 बातें करेगा, दैट इज कॉल्ड, सबसे पहला पॉइंट, इसके 2 एस्पेक्ट हैं कि पहला एस्पेक्ट है कि दैट इज कॉल्ड
कि आर्टिकल 29 क्या बातें करेगा कि दैट इज कॉल्ड एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हैज द राइट टू प्रोटेक्ट इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। इसको रट्टा मारेंगे, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। कि हमारे यहाँ पर जितने भी हैं सेक्शन के लोग, है ना, मेजॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो, एससी है, एसटी है, जो भी है, उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया गया? फ्रेज एनी सेक्शन। एनी सेक्शंस के अंदर क्या सिर्फ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों आएगा कि ओनली मेजॉरिटी और ओनली माइनॉरिटी आएगा? एनी सेक्शन के अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों आता है ना। इसके अंदर मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी दोनों ही आएगा, ठीक। तो ये माइनॉरिटी राइट नहीं है, तो इसका मतलब है आर्टिकल 29 का फोकस माइनॉरिटी है क्या? नहीं, फोकस इज नॉट माइनॉरिटी, फोकस इज नॉट माइनॉरिटी, ठीक। ये किस पे फोकस करेगा? एनी सेक्शन पे फोकस करेगा। ये मेजॉरिटी भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, कि उनका क्या बेसिक ड्यूटी या राइट है कि दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्ट देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा स्टेट ऑफ झारखंड है, दूसरा मान लेते हैं कि देयर इज एन स्टेट इन अफ्रीका और अनदर थिंग इन दैट ऑस्ट्रेलिया। सो तीनों ही जगह पे ट्राइब्स लोग रहते हैं, यहाँ पर भी ट्राइब्स मिलेंगे, यहाँ पर भी ट्राइब्स मिलेगा, यहाँ पर भी ट्राइब्स मिलेगा, ठीक है। तो ट्राइब्स जो रहेंगे तो यहाँ पर उनका अपना अलग कल्चर है। तो एक कल्चर हम बताते हैं, जैसे कि जो अपन के पास मान लीजिए ट्राइब्स इन द झारखंड है, तो इनका अपना कल्चर है, यहाँ पर इनका अपना कल्चर है, इनका अपना कल्चर है, अपने लैंग्वेजेस हैं, तो इनका अपना स्क्रिप्ट है, लिखने पढ़ने का तरीका है। तो सभी लोगों का ये क्या जिम्मेदारी है कि अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करना। दिस इज द फंडामेंटल राइट, पहला एस्पेक्ट। दूसरा, यहाँ पर अब माइनॉरिटीज में दो तरह के माइनॉरिटी की बात होती है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक रिलीजियस माइनॉरिटीज। रिलीजियस प्लस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कि जिनका पॉपुलेशन कम है, किसके बेसिस पे? एक तो रिलीजन के बेसिस पे, दूसरा लैंग्वेज के बेसिस पे। तो लैंग्वेज के बेसिस पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। रिलीजन के बेसिस पे है, उसको क्या बोलेंगे? रिलीजियस माइनॉरिटी। क्वेश्चन यदि पूछेगा कि आर्टिकल 29 कितने टाइप के माइनॉरिटी की बात करता है, कि दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 29 talks about which या फिर how many types of minorities, talks about how many types of minorities there are two, है ना। एक है religious minority and second one is linguistic minority। बट फिर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आर्टिकल 29 का फोकस सिर्फ माइनॉरिटी है? नो, फोकस इज बोथ मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी। लेकिन एक हैंड में सेक्शन की बातें करता है कि उनका राइट है, ड्यूटी है कि अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को बचाना, और इस काम के लिए वो क्या कर सकते हैं ना, वो एजिटेट भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रोसेसर निकाल सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं उनके अपने कल्चर को बचाने के लिए। तो इस तरह के काम के लिए वो अलाउड है, और ऐसे काम यदि करते हैं तो इसके लिए वो दैट इज कॉल्ड आरपी एक्ट 1951 में डिस्क्वालीफाई वो नहीं होंगे, है ना। इसे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई भाषण देना, कुछ ये करना, तो बचाने के लिए क्या जाएगा, तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आएगा। इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? करप्ट प्रैक्टिसेस। तो करप्ट प्रैक्टिसेस में वो नहीं आएगा, इसके लिए वो
किसके लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होगा? आरपी एक्ट 1951 में डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, माने एमपी एमएलए का इलेक्शन वो लड़ सकता है। ठीक। 29 में किस तरह की माइनॉरिटी की बात होगी? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है। एंड देन एक लास्ट वाला सेक्शन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30। अब ये आर्टिकल नंबर 30 माइनॉरिटी के राइट की बात करेगा, मतलब स्पेसिफिक टू माइनॉरिटीज है ये, स्पेसिफिक टू माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटी जैसे जैसे मुस्लिम है ना, जैसे कि जैन है, बुद्धिस्ट है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है। तो माइनॉरिटीज हैं तो यहाँ पर भी फोकस किस पे होगा? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, क्योंकि संविधान में दो ही तरह के माइनॉरिटी की बात की हुई है, पहला रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, एक लैंग्वेज बेसिस पे, एक रिलीजन के बेसिस पे। जो जनसंख्या में कम है उनको माइनॉरिटीज कहा जाएगा। तो आर्टिकल 30 क्या बातें करेगा कि इनके कुछ राइट्स हैं, जैसे क्या क्या राइट्स हैं कि दैट इज कॉल्ड, जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके पास राइट है कि दैट अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटीज़ के राइट की बात करता है। तो इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर their educational institutions, क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे मदरसा वगैरह हैं तो वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, माने वहाँ पर जो कोर्स करिकुलम है वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए उनके पास राइट दिया गया है। तो ये पहला चीज़ कि दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ठीक। दूसरा काम क्या क्या किया जा सकता है कि दैट इज कॉल्ड, हाँ, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप बात करेंगे कि दैट इज कॉल्ड कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, जैसे जगह खोजना है, ये सब बातें भी वो कर सकता है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि स्टेट फंडिंग क्या इनको मिलेगा? स्टेट फंडिंग क्या मिलेगा इनको? यस, स्टेट फंडिंग विल बी गिवन। तो आर्टिकल 30 से क्या दो डायमेंशन याद रखेंगे कि दैट दे हैव द राइट्स, कौन कौन से माइनॉरिटी? रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, एंड वो एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। स्टेट फंडिंग उनको दिया जाएगा और स्टेट विल नॉट मेक डिस्क्रिमिनेट, मतलब उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं अप्लाई करेंगे स्टेट। तो यहाँ पर भी फिर जो इंस्टीट्यूशन है उसको बहुत तरह में बांटा जाता है कि इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज करना, नॉन रिकॉग्नाइज करना, ये सब तो वो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फंडे जो याद रखते हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, है ना, जितना हमने पढ़ाया, उसके बाद 32 को थोड़ा बताते हैं, देन दैट इज द कंक्लूजन, राइट। सो हमने फंडामेंटल राइट्स की बातें करी अभी पूरे 3-4 क्लासेस में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 ये हमने क्या देखा था कि स्टेट को डिफाइन किया कि स्टेट होता क्या है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किसके किसके बीच का डिबेट है, एक हैंड में स्टेट है, दूसरे हैंड में क्या है? इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल के जो क्लेम्स हैं उन्हीं को हम लोग फंडामेंटल राइट बोल रहे हैं, और स्टेट इन क्लेम्स को आर्बिट्ररी तरीके से नहीं टच कर सकता है, छीन नहीं सकता है, वॉयलेट नहीं कर सकता है। इसी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, समझने के लिए। और जो स्टेट का राइट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डीपीएसपी, वो अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या क्या मौलिक अधिकार हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। तो पहले मौलिक अधिकार के लिए तो स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा ना, ये डिफाइन कर दिए हम लोग आर्टिकल 12 में। देन आर्टिकल 12 के बाद आर्टिकल 13 जो स्टेट काम करता है, तो स्टेट कैसे काम कर सकता है? ना थ्रू लॉ के थ्रू काम कर सकता है, थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू काम कर सकता है।
और ये दोनों ही चीज यदि आर्बिट्ररी हो, उसी से रोकने के लिए तो है फंडामेंटल राइट्स। तो इसीलिए आर्टिकल 13 डिफाइन करता है किसको? लॉ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 किसको डिफाइन करेगा? स्टेट। आर्टिकल 13 डिफाइन करेगा लॉ, किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 3 में किसको रखा है बच्चों? दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो ये दोनों लोग बैकग्राउंड बना दिया कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। एंड देन आर्टिकल नंबर 14 से लेके हमने अभी तक पूरी बातें करी। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक ये इक्वालिटी का बात किया। आर्टिकल 19 से लेके हम लोग आर्टिकल 22 तक किसकी बातें की? द फ्रीडम की बातें की, इक्वालिटी, देन फ्रीडम की बातें की। आर्टिकल नंबर 23 टू आर्टिकल नंबर 24 ये हमने क्या बात किया? दैट इज कॉल्ड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस की बातें किया, है ना, कि दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये एक्सप्लॉयटेशंस की बात किया, कि प्रोटेक्शंस के खिलाफ क्या क्या आपके पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस हैं, है ना। देन 25 से लेके 28 तक आर्टिकल नंबर 28 हमने क्या बातें किया? दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसको बड़े आराम से और अच्छे से हमने बातें कराई है। 25 इंडिविजुअल, 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन, 27 टैक्स, 28 दैट इज कॉल्ड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इस तरह से इसको कोडिफाई करके रखिएगा, है ना। 19, 20, 21, 22 ये सब को हमने बड़े ध्यान से बताया है। 19 6 राइट है, 20 के लिए क्या बताया था? कन्विक्शन माने कैड। 21 क्या हो गया? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। देन उसके लिए एजुकेशन चाहिए तो हमने एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ा। देन वी हैव स्टडीड द 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन पढ़ा। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन में क्या पढ़े? दैट इज कॉल्ड प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऑर्डिनरी लॉ, प्रिवेंटिव लॉ, है ना, ऐसे बातें करिए। एंड देन अभी हम लोग आर्टिकल 25 से 28, देन दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 29 टू आर्टिकल नंबर 30 ये हमने क्या देखा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बातें किया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। बट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में व्हाट इज द फोकस? फोकस इज ऑन द माइनॉरिटीज, फोकस इज ऑन द माइनॉरिटीज। लेकिन क्या कहीं पर भी ये टर्म माइनॉरिटी डिफाइंड है क्या संविधान में? इट इज नॉट डिफाइंड, है ना। सो फोकस ऑफ दो ये जो आर्टिकल्स हैं इनका फोकस ही है माइनॉरिटी, और संविधान में इसको डिफाइन ही नहीं किया। तो समझने के लिए हम लोग माइनॉरिटी टर्म को कैसे समझेंगे ना, यहाँ पर आर्टिकल 29 हेल्प करता है और 30, और ये दो तरह के माइनॉरिटीज को यहाँ पर कंसीव करता है। फर्स्ट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड सेकंड इज द रिलीजियस माइनॉरिटीज, द रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो इस तरह से हमने फंडामेंटल राइट्स को अभी तक कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश किया और इसी तरह से पढ़ना है। इसके बाद एक जो लास्ट है तुम्हारा 32 उसको हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि आर्टिकल जो 31 है इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। आर्टिकल 31 किससे रिलेटेड था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहले जब संविधान बना था तो फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता था, बट इसको एबॉलिश कर दिया गया और इसको अभी क्या स्टेटस बना दिया गया है? लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट से हटा के इसका स्टेटस लीगल राइट हो गया। तो आर्टिकल 31 यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 32। सो आर्टिकल नंबर 32 ये लास्ट है एफआर के लिस्ट में, दैट इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कैसे रीड करेंगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, सो व्हाट इज दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ना? देखो, अंबेडकर बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है
बी आर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, इसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बार बार संविधान का, हम लोग बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार का, बात कर रहे हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स का। तो ये सब जो संविधान, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, है ना, ये मीनिंगफुल तभी तक है ना जब तक इसको गारंटी किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। नहीं तो वॉयलेशन के चांसेस तो बहुत हैं कि मान लीजिए मेजॉरिटी की सरकार बन जाएगी तो उसके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको बचाना भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है। तो दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि जस्ट टू डिक्लेयर, मेयर डिक्लेरेशन डजंट मेक अ डिफरेंस। एक कागज का टुकड़ा है, वहां पर कुछ लिख दिए है, इससे क्या अंतर पड़ता है, जब तक नहीं एक इफेक्टिव सिस्टम इसके लिए काम करे। तो उसी इफेक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। व्हाट इज दिस, अम्बेडकर से मेयर डिक्लेरेशन, मेयर डिक्लेरेशन, या फिर और इसको क्या बोल सकते हैं, पैसिव डिक्लेरेशन, पैसिव डिक्लेरेशन ऑफ एफआर, डिक्लेरेशन ऑफ एफआर is simply meaningless. Mere declaration of FR is simply what? It is meaningless unless it is protected, unless it is protected constitutionally, unless it is protected constitutionally। कि मतलब उसको सेफगार्ड प्रोवाइड करना चाहिए, रिस्टोरेशन के लिए प्रोविजंस होने चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, एक मीनिंगलेस डॉक्यूमेंट हो जाएगा डिक्लेरेशंस। सो प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट इज ए इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। तो इस लॉजिक के थ्रू जस्टिफाई करते हैं। अंबेडकर एक चीज और ऐड करते हैं कि आर्टिकल 32 इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 32, that is called most important article in the constitution। ठीक है, इसके लिए कुछ कुछ वर्ड यूज करते हैं कि ये संविधान का क्या है, कंसाइंस है, संविधान का सोल है, संविधान का फिलॉसफी है, ऐसे ऐसे टर्म यूज करते हैं वो, है ना, कि बिना इसको यदि हटा दें तो संविधान एक तरह से क्या हो जाएगा, एक मीनिंगलेस डॉक्यूमेंट जैसा हो सकता है ना, साइडलाइन डॉक्यूमेंट के जैसा हो सकता है। तो दैट इज व्हाई 32 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 32 है क्या, ये तो लॉजिक हो गया। तो आर्टिकल नंबर 32 है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लो कि आर्टिकल नंबर 32 आपको रिस्टोरेशन के ग्राउंड प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल नंबर 32 क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। व्हाट इज दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया गया कि प्रोटेक्टर एंड गारंटर, प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ एफआर। सो फंडामेंटल राइट जो है वो संविधान प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, क्योंकि संविधान जो है वो क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, तो इसलिए एफआर बोलते हैं। लेकिन इसको बचाने का, इसको प्रोटेक्ट करने का, इसको गारंटी करने का जो बनाया गया किस इंस्टीट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट को। तो यदि किसी तरीके से फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कौन जिम्मेदार है उसको रिस्टोर करने के लिए, इट इज द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो इफ वायलेटेड, then Supreme Court is bound to restore it, bound to restore it। ठीक है, क्यों बाउंड है, क्योंकि इसको संविधान, इसको प्रोटेक्टर बनाया गया है। इफ इट इज वायलेटेड द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट। अब क्वेश्चन उठा कि कैसे रिस्टोर करेगा, है ना, तो कैसे रिस्टोर करेगा ना, हाउ टू रिस्टोर ना, थ्रू orders
डायरेक्शंस, थ्रू ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, और थ्रू द इशू ऑफ रिट्स, है ना, थ्रू द इशू ऑफ रिट्स. So how to restore it? Through the orders, directions और the issue of writs. और ये writs कितने टाइप के होते हैं? ये तो याद सभी को होगा. That is called habeas corpus. 5 तरह के writs होते हैं. habeas corpus, दूसरा mandamus, तीसरा prohibition, चौथा certiorari, एंड पांचवा क्यू वारंटो. क्यू वारंटो. तो ये 5 तरह के रीट्स होते हैं कि जब भी फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट है बाउंड टू रिस्टोर इट. कैसे करेगा? थ्रू द इशू ऑफ ऑर्डर्स, डायरेक्शन एंड रीट. तो जब भी एफआर की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या इशू करता है? रिट्स इशू करता है. कौन कौन से? हेबीज कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरिटी, क्यू वारंटो. एक अलग सेपरेट चैप्टर में जब डीपीएसपी पढ़ा लेंगे तब बताएंगे. हेबीज कॉर्पस मैंने इसमें एक मूवी भी आई है, जैसे भी कुछ समय पहले जय भीम करके एक मूवी आई थी, जय भीम, कि आपकी जो लिबर्टी है उसको नहीं खत्म किया जा सकता है ना. तो हेबीज कॉर्पस पे ही बेस्ड है वो, है ना. जैसे उस समय आया था जब कॉलोनियल टाइम में एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट तो ये आपकी जो लिबर्टी है, हेबीज कॉर्पस जो कि डेमोक्रेसी का बेसिस है, लिबर्टी का बेसिस है, उसी को इस एक्ट के तहत खत्म करने की बात की गई थी, है ना. बिना ट्रायल का आपको अरेस्ट कर लेना. तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है. तो अभी नहीं किया जा सकता है हेबीज कॉर्पस, ये पढ़ेंगे. तो ऐसा कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत रीट इशू करने के लिए बाउंड है. अब रही बात क्वेश्चन कि मान लेते हैं कोई इंडिविजुअल है, जैसे एक्स कोई पर्सन है जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, FR gets violated. किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, जैसे मिस्टर एक्स का जो फंडामेंटल राइट है वायलेट हो गया, तब इसके पास क्या ऑप्शन है? मिस्टर एक्स कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. मिस्टर एक्स कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट. और एक्स क्या हो जाएगा यदि वायलेट हुआ? तो ही बिकम एन एग्रीव्ड पर्सन. ही बिकम्स एन एग्रीव्ड पर्सन. The aggrieved person can go to the Supreme Court. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर एक कैसा सिस्टम है जुडिशरी का? इंटीग्रेटेड सिस्टम है. तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट एट इन सक्सेशन है. कहीं पर अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही मशीनरी है. बस खाली काम को कम करने के लिए, शेयर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, उसके सक्सेशन में हाई कोर्ट बनाया गया है. इसका मतलब है कि हाई कोर्ट भी उतना ही कैपेबल है. तो मिस्टर एक्स जो है वो हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है, और दोनों ही लोग अकाउंटेबल है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, टू रीस्टोर इट. तो सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिस्टोर कर सकता है? आर्टिकल 32. एंड हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 226. इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जुडिशियल रिव्यू का पावर सिर्फ किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास? नो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास है. कौन से आर्टिकल्स? 32, आर्टिकल 226. अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा पंच लाइन है ना, नोट करके यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, और थोड़ा सा ट्रिकी है. क्या कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रिस्टोर करने के लिए बाउंड है, क्योंकि एग्रीव्ड पर्सन गया है कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ डिनाई नहीं कर सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट क्या कभी भी डिनाई कर सकता है क्या? ही कैन डिनाई, माने ही नेवर डिनाई. उसको रिस्टोर करने के लिए बाउंड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट को यहाँ का डिफेंडर, गारंटर एंड प्रोटेक्टर बनाया गया है. लेकिन हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के पास ये जो पावर है थोड़ा डिस्क्रिशनरी पावर्स हो जाता है. हाई कोर्ट के पास किस तरह का पावर है? हो जाता है ये डिस्क्रिशनरी पावर. माने द हाई कोर्ट यदि चाहे तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने से मना कर सकता है. तो ये बोल सकता है कि मे डिनाई, है ना,
कि मतलब मेरा फंडामेंटल राइट वॉलेट हो गया, हम यदि हाई कोर्ट मेरा नज़दीक है, हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट हो सकता है कि उस पर सुनवाई करने से डिनाई कर जाए। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट गारंटर एंड प्रोटेक्टर नहीं है। कौन है गारंटर प्रोटेक्टर? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी डिनाई नहीं कर सकता है, ये फंडा है एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखना है। अब रही बात कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ पर सुपीरियरिटी वाला बात तो नहीं कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। दोनों ही सिस्टम मिलके काम करते हैं, इसीलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेटेड सिस्टम। इस सिस्टम को कैसे बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेटेड सिस्टम, वी कॉल इट इंटीग्रेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट से कि जहाँ पर हाई कोर्ट है तो पहले यदि लोग वायलेट होते हैं तो पहले वो हाई कोर्ट जाए, और हाई कोर्ट यदि नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, लेकिन यहाँ पर डिनाई का तो खेला नहीं करना है, सो दैट्स वाई हाई कोर्ट भी जजमेंट दे सकता है उस केस में। ठीक है, तो दिस इज योर आर्टिकल नंबर 32, शॉर्ट एंड सिंपल। व्हाट इज दिस आर्टिकल नंबर 32? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मौलिक अधिकार का वायलेशंस हो गया तो उसके लिए रास्ता है। आर्टिकल 32 क्या बात करता है? सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट गारंटर, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो यहाँ पर जुडिशियल इज बाउंड कैसे कर सकता है? ऑर्डर के थ्रू, डायरेक्शन रीड्स के थ्रू, और कौन कौन से रीड्स हैं? हैबिज कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टिफिकेट एंड क्यू वारंटो। एंड उसके बाद यदि फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ये बिकम एन एग्रीव्ड पर्सन, और यदि कोई एग्रीव्ड पर्सन है तो क्या क्या उसके पास ऑप्शंस होंगे? या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकता है। हाई कोर्ट उसमें डिस्क्रिशनरी पावर है, मे डिनाई, बट सुप्रीम कोर्ट एंड नेवर डिनाई, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यहाँ तक बातें हुई पूरी हमारी फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स यहाँ तक सब कुछ आया समझ में? सो फंडामेंटल राइट्स हम लोग जब कंप्लीट कर लिए तो फंडामेंटल राइट्स के बाद जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग क्या बात करेंगे ना? डीपीएसपी की बातें करेंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बातें करेंगे। और तो टाइम हो चला है ना, दैट इज कॉल्ड 10:15। तो आज बहुत सारी बातें किए, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, और कल हम लोग या जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें डीपीएसपी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास को हम लोग कंक्लूड करते हैं।